चलिए बहुत दिन हो गया अकाउंट्स ऑडिट इसी का एमसीक्यू करके बोर हो गए। अब थोड़ा मैनेजमेंट वाले हिस्से में बढ़ते हैं और मैनेजमेंट में सबसे पहला टॉपिक हम करने वाले सहकारिता अधिनियम कोऑपरेटिव एक्ट, और ये छत्तीसगढ़ का कोऑपरेटिव एक्ट है, तो उसका हम एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, 2 मिनट में कुछ ज़रूरी बातें कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू में कूदेंगे। अभी देखो, हर बच्चे का एक ही सवाल है, ये कॉमन है, ये मुझे मालूम है, हर एग्जाम के 10-15 दिन पहले ऐसे ही सवाल आते हैं, सबके वही सवाल है, सबको लग रहा है कि सर अब लास्ट टाइम में नहीं हो पा रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ एमसीक्यू करूंगी हो जाएगा क्या? हो जाएगा, एमसीक्यूज करो। जैसे ये भी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, वो फिर बहुत है, वो 1500 तो नहीं, 150 एमसीक्यू समझ लो, 150 एमसीक्यू के बराबर ये क्वेश्चन रहेगा, इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो लास्ट टाइम में आप इतना करेंगे चल जाएगा। अकाउंट्स ऑडिट, अकाउंट्स में ज़्यादा मेहनत लगेगा, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स करेगा, मैं करें उसको 500-600 से कम एमसीक्यूज नहीं कराऊंगा, उसमें 500-600 तो कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, ऑडिटिंग में हम 200-250 या 300 करेंगे, उतने में बात बन जाएगा। क्लियर है? और मेरी पता नहीं अंतरात्मा कह रही है, अंदर से एक इंट्यूशन आ रहा है मुझे कि मैनेजमेंट वाले में अगर हम एवरेज निकाल के देखें तो सहकारिता अधिनियम से 1 या 2 क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मन बोल रहा है कि सहकारिता अधिनियम का ज़्यादा सवाल आ सकता है। तो मैनेजमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो तो सहकारिता एक्ट को तो थोड़ा सा ध्यान देना ही देना है आपको। क्लियर है क्या? तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एहसास हो रहा है। क्लियर है? इसका आंसर मैं नीचे नहीं डाला हूँ, ये पूरे एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन नाम मात्र के एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड है, तो मेरे साथ साथ एक्सप्लेनेशन को देखते चलिएगा और मैं इसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सहायक रजिस्ट्रार से अभिप्राय है, धारा डैश के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटी का सहायक रजिस्ट्रार। मैंने आपको एक बात बताई, सहकारिता अधिनियम कोऑपरेटिव एक्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा कोऑपरेटिव एक्ट चल रहा है, तो आप क्या 1912 और 13 वाला जवाब दोगे? नहीं, वो नेशनल लेवल का है। हमारे यहाँ कौन सा चल रहा है? हमारे यहाँ 1960 चल रहा है, जिसके कितने चैप्टर्स हैं, जिसके कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय हैं। ये थोड़ा सा फैन ये वाला हल्का सा ऑन करो इसका। चैप्टर 11 है, और सेक्शन की हम बात करें तो टोटल सेक्शंस कितने हैं? 96। सर हमको पूरे के पूरे चैप्टर्स याद करने का चैप्टर्स बिल्कुल आप याद कर सकते हो, चैप्टर्स याद कर सकते हो। मतलब चैप्टर 1 में सबसे पहला अध्याय क्या है? प्रीलिमिनरी, यानी कि प्रारंभिक। प्रारंभिक, प से पहला और प से प्रारंभिक, प से पहला प से प्रारंभिक, ये याद किए, है ना। फिर चैप्टर 2, 3, 4, 5 क्या था बताओ? ये आरएमडी था, आरएमडी, आर से रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रीकरण, और स्पष्ट तौर पर आपके सिलेबस में रजिस्ट्रेशन से पूछा जाएगा सवाल, तो चैप्टर 2 रजिस्ट्रेशन है। ये चैप्टर की बात कर रहा हूँ, सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। तीसरे चैप्टर में, तीसरे अध्याय में मेंबर्स और उनके ड्यूटी प्रिविलेज ये सब दिया हुआ है। 5 में ड्यूटीज दिया हुआ है, सहकारिता मतलब सहकारी संस्थाओं के क्या ड्यूटीज वगैरह, वो प से 5, प से प्रबंधन, मैनेजमेंट दिया हुआ है, प्रबंधन दिया हुआ है चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में ऑडिट है, ऑडिट है, ऑडिट यानी कि अंकेक्षण दिया हुआ है। चैप्टर 6 में ऑडिट होता है तो सबके छक्के छूट जाते हैं, ऑडिट होता है सबके छक्के छूट जाते हैं। साथ साथ रहोगे तो दिक्कतें आएंगी, लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, तो 7 में क्या है? डिस्प्यूट है, वाद विवाद है, 7 में डिस्प्यूट है। 8 में लिक्विडेशन है, समाप्त है, समापन, लिक्विडेशन, जो कि आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, है ना। 9 में ऑफेंस है और पेनल्टी, ऑफेंस या पेनल्टी यानी कि शास्तियां, बोले सर शास्ति, दंड, दंड, शास्ति, जुर्माना, ये सब है। ठीक है, क्लियर है क्या? 10 में ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, टी से 10, टी से ट्रिब्यूनल, प्राधिकरण, अधिकरण। और 11 मिसलेनियस पार्ट है, 11वां जो अध्याय है मिसलेनियस पार्ट है। तो टोटल चैप्टर कितने हैं? 11 हैं। सेक्शन कितने? 96 है। तो पूरे के पूरे तो नहीं, लेकिन जितने काम के हैं उतना आपको याद करना है। क्लियर है क्या? ये बात समझ आई। उसके बाद धारा 1 क्या कहता है? चैप्टर 1 का धारा 1, चैप्टर 1 में सेक्शन 1 और 2 ये कवर है ना। तो धारा 1 में क्या है? धारा 1 में नाम पता गांव है, नाम मतलब ये इस अधिनियम का नाम क्या होगा? सहकारिता अधिनियम 1960। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ होगा? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। कब से लागू होगा? ये सब डिटेल किस में दिया है? धारा 1 में दिया है। उसके बाद दिया है धारा 2 में डेफिनेशन। क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन, यानी कि सारी परिभाषाएं। परिभाषाएं मतलब अगर राज्य सरकार बोले तो कौन राज्य सरकार मतलब क्या, रजिस्ट्रार बोला तो रजिस्ट्रार मतलब क्या, प्राथमिक सोसाइटी बोला तो प्राथमिक सोसाइटी का मतलब क्या, परिवार शब्द दिया हुआ तो परिवार शब्द का मतलब क्या, ये जितने भी डेफिनेशन है धारा 2 में यानी कि सेक्शन 2 में कवर है। अब ये सवाल देखते साथ आप ऑप्शन सी आंसर दे सकते हो, कुछ बच्चे आंसर सी भी दे रहे हैं। सेक्शन 2 बोल सकते हैं, सहायक रजिस्ट्रार से अभिप्राय है, क्योंकि जितना भी डेफिनेशन होता है सबका सब किस में दिया होता है? सेक्शन 2 में दिया होता है। तो आप ये गलती कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं। सवाल क्या पूछा उसको समझना। सहायक रजिस्ट्रार से अभिप्राय है, देखो अगर मैं बोलूं सहायक रजिस्ट्रार मतलब असिस्टेंट रजिस्ट्रार इज डिफाइंड
इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। समझ आई बात? धारा 2, और धारा 2 में भी कहां पे? ख में डिफाइन किया गया है। लेकिन ये सर क ख ग ग अंगा च छ ज इया ये सब याद करना नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? वैसे मैं याद किया हूं, अगर मैं पढ़ के बताया होंगे तो सारे सब सेक्शन भी बताया हूं। लेकिन अगर यही पूरा सहकारिता अधिनियम 20-25 मार्क्स का पूछता ना, तो अंदर खोद खोद के पढ़ लेते, उतना याद कर लेते, बट अभी नहीं है, इस कारण मैं इसको नहीं बता रहा हूं। बस धारा 2 में डिफाइंड अंडर सेक्शन 2, धारा 2 में सहायक रजिस्ट्रार अभिप्राय है, उसका मतलब है सहायक रजिस्ट्रार का मतलब कहां पे दिया है, डिफाइन कहां के किया है? सेक्शन 2 में। लेकिन क्या डेफिनेशन है उसका? सहायक रजिस्ट्रार मतलब वो रजिस्ट्रार है जिसकी नियुक्ति धारा 3 के तहत की गई है, धारा 3 के तहत की गई है। तो धारा 2 में डेफिनेशन जरूर है, लेकिन क्या बोला है, इसका मतलब क्या है? धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटी का सहायक रजिस्ट्रार, ये इसका मतलब है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 3। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था और बहुत मीनिंगफुल क्वेश्चन था, ठीक है। तो धारा 1 और धारा 2 तो मैंने क्लियर कर दिया, ये क्वेश्चन ऐसे ही डाला हूं मैं, क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का है, लेकिन इसके पीछे पूरा एक्सप्लेनेशन देते चल रहा हूं। अब धारा 3 क्या है? धारा 3 जो है रजिस्ट्रीकृत अधिकारी की बात करता है, कौन कौन रजिस्ट्रार होते हैं, मतलब रजिस्ट्रार कौन कौन है ये बताता है। तो रजिस्ट्रार का मतलब क्या है? रजिस्ट्रार का मतलब रजिस्ट्रार खुद है, और एजे साव, ये एजे साव लोग रजिस्ट्रार है। बोले सर ये कौन सा आइटम है? ए से आगना एडिशनल रजिस्ट्रार, जैसे कल एक ट्रिक बताया था ना, सेमड़ू टेक्निक, सेमड़ू, बस वैसी एजे साव याद करना, अजीत साव करके नाम याद रखना। साहू लोग, कई लोग साव भी लिखते हैं, योगेन साव ऐसा। तो ए से एडिशनल रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, जे से ज्वाइंट रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, एस से सब रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार, ठीक है, उप रजिस्ट्रार, ए से असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, और ओ से अदर ऑफिसर, ये सब के सब रजिस्ट्रार के डेफिनेशन में आते हैं, ये सारे के सारे रजिस्ट्रार के डेफिनेशन में आते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? याद रखना, इनकी नियुक्ति इज अपॉइंटेड बाय राज्य सरकार। ये सारे रजिस्ट्रार लोग को कौन नियुक्त करेगा? राज्य सरकार नियुक्त करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, यानी कि छत्तीसगढ़ करेगी। क्लियर है क्या? ये जो धारा 3 में ये इतने सारे ऑफिसर बताएं, ए जे साव, इनमें से ये एजे जो है, ये धारा 78 के अंतर्गत, धारा 78 के अंतर्गत अपीली अधिकारी, अपीलेंट ऑफिसर, अपीली अधिकारी कहलाते हैं, यानी कि अपील इनके पास क्या आ सकता है। बस उसको एक पॉइंट को ध्यान रख लेना, सर क्या है उतना मत जानो, बस कुछ तो बोले था सर ने 78 में ये 2 अपीली अधिकारी हैं, ठीक है, बस एक दिमाग में ध्यान में रख लेना उसको। क्लियर है क्या? सहकारी संघ का उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव यूनियन इज, दरअसल देखो कोऑपरेटिव यूनियन का उद्देश्य क्या है? सहकारी संघ, ये भी ग में डिफाइंड है ना, इसका डेफिनेशन ग में दिया हुआ है, 2 सेक्शन 2 के अंदर ग में, यानी कि सी पॉइंट में। और अभी मैं कोऑपरेटिव एक्ट को भी खोल के ही रखा हूं, उससे भी पॉइंट्स आपको बताते चलूंगा, कहां पे अमेंडमेंट हो चुका है उसको भी बताते चलूंगा। मैं देख रहा हूं मार्केट में कुछ किताबें हैं, वो डेज वगैरह कुछ अपडेट नहीं किया, वो सहकारिता अधिनियम जो है एज इट इज वहां से एआई जनरेट करके क्वेश्चन वगैरह डाल दिए सब, कोई अपडेशन नहीं। जो 90 का 45 दिन हो गया, जो 30 का 15 हो गया, उसको कुछ अपडेट नहीं किया, ऐसे ही डाल दिया हो वो, है ना। तो उसमें दिक्कतें आती है। सहकारी संघ का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। सहकारी संघ का उद्देश्य है कोऑपरेटिव यूनियन का सहकारिता का प्रचार प्रसार, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना, सहकारिता शिक्षा देना, है ना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी। अब आप, अगर आपसे ये सवाल और पूछ दे सहकारी संघ का मतलब क्या है, तो इसका मतलब दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया, सहकारी संघ का वो मतलब है जिनका उद्देश्य ये पॉइंट है, ये 3 पॉइंट। सहकारी संघ का मतलब उन संघों से है जिनका उद्देश्य सहकारिता का प्रचार प्रचार करना है, उन प्रशिक्षण देना है, शिक्षा देना है, ये इसका मतलब है। क्लियर है क्या? ठीक है। समापक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की गई है? ये देखो, ये धारा तो मैं याद करा भी दूंगा, और धारा के साथ साथ उसके प्रावधान भी मैं बताते चल रहा हूँ। स से समापक, स से 70, स से समापक, स से 70, समापक जो वर्ड है 70 में दिया हुआ, समापक का कौन सा धारा है? अंडर विच सेक्शन इज अ लिक्विडेटर अपॉइंटेड, तो 70 में, धारा 70 के तहत अपॉइंट किया जाता है। तो स से समापक, स से 70, और ठीक इसके एक धारा पीछे 69 में समापन की प्रोसेस है, समापन का प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 69 में। समापक, स से समापक, स से 70, समापन लिक्विडेशन 69 में। क्लियर है क्या? क्लियर है। चलो, तो एक देखो, एक समापक वर्ड होता है ना, एक समापक है जिसको हम फाइनलाइजर बोलते हैं, फाइनलाइजर बोलते हैं, और एक असाइनी भी होता है, असाइनी, शासकीय समानुदेशित, ऐसा कुछ नाम है उसका, ठीक है, हिंदी में। तो समापक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की गई है? धारा 70 के तहत की जाती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। केंद्रीय सोसाइटी से अभिप्रेत है, केंद्रीय सोसाइटी का क्या मतलब है? तो केंद्रीय सोसाइटी का क्या मतलब है, इसको भी मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मैं आपको धारा 10 में क्या है ये बताऊं,
धारा 10 में, तो धारा 10 में क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी है। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी का वर्गीकरण। सोसाइटी का वर्गीकरण, सोसाइटी का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, सोसाइटी को अगर लेवल के आधार पर बांटूं तो 3 प्रकार की सोसाइटी बताई गई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अगर नेचर के हिसाब से बांटूं, की प्रकृति के हिसाब से बांटूं, तो 13 प्रकार की सोसाइटी बताई है। कितना? 13 प्रकार की सोसाइटी बताई है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार देखो, जो पहली बार बनेगी प्राथमिक सोसाइटी। एक लेवल है प्राथमिक सोसाइटी, एक लेवल है प्राथमिक सोसाइटी यानी कि प्राइमरी सोसाइटी। फिर बहुत सारे प्राथमिक सोसाइटी को मिलकर सोसाइटी मिलकर जिला स्तर पर और सोसाइटी बना रहे हैं, तो जिला स्तर पर होता है केंद्रीय सोसाइटी, सेंट्रल सोसाइटी, ठीक है। कौन सा सोसाइटी? केंद्रीय सोसाइटी। और एक टॉप लेवल, राज्य लेवल पर रहेगा, उसको बोलते हैं एपेक्स सोसाइटी या शीर्ष सोसाइटी। एपेक्स सोसाइटी या शीर्ष सोसाइटी। तो लेवल के हिसाब से ये 3 प्रकार के सोसाइटी देखने को मिलेंगे। और अगर नेचर के हिसाब से देखें तो 13 प्रकार के सोसाइटी मिलेंगे। और ये 13 में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट आपको मतलब बताता हूँ, ये नाम पढ़ के बता देता हूँ, उसको याद रख लेना किस किस टाइप की सोसाइटी है। 13 प्रकार की सोसाइटी धारा 10 के अनुसार। पहला है कंज्यूमर सोसाइटी, उपभोक्ता सोसाइटी। दूसरा है फार्मिंग सोसाइटी यानी कि कृषि फॉर्म सोसाइटी, याद रखना कृषि फॉर्म सोसाइटी, और कृषि फॉर्म सोसाइटी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। फेडरल सोसाइटी यानी कि संघीय सोसाइटी, सेंट्रल सोसाइटी केंद्रीय सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी यानी कि गृह निर्माण सोसाइटी, फिर मार्केटिंग सोसाइटी है, विपणन सोसाइटी बोलते हैं, मल्टीपर्पज सोसाइटी है, बहुप्रयोजन सोसाइटी है, प्रोड्यूसर सोसाइटी है, उत्पादक सोसाइटी, प्रोसेसिंग सोसाइटी यानी कि प्रसंस्करण सोसाइटी, रिसोर्स सोसाइटी संसाधन सोसाइटी, जनरल सोसाइटी साधारण सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी औद्योगिक सोसाइटी, ठीक है। टोटल 12 हुए, और एक 13वां नंबर का भी जुड़ा है, एक 13वां नंबर का भी सोसाइटी जुड़ा, वो बाद में अमेंड हुआ है, ठीक है। तो टोटल 13 नंबर के सोसाइटी हैं, 13 टोक है ना। तो अब ये जो केंद्रीय सोसाइटी है, इसका क्या मतलब है? केंद्रीय सोसाइटी का मतलब है इसकी कम से कम 5 सदस्य सोसाइटी भी हो, 5 सदस्य नहीं हो, सोसाइटी एज अ मेंबर हो 5 लोग, ठीक है। यानी कि सदस्यों से मिलकर सोसाइटी बनी है, फिर वो सोसाइटी एक सदस्य के रूप में इसमें जुड़नी चाहिए। टोटल 5 सोसाइटी ऐसा है। फिर जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या अन्य कोई सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो, मतलब छत्तीसगढ़ में रायपुर तक, दुर्ग तक, ये इसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटी के उद्देश्यों को संपादित करना है। इट्स ऑब्जेक्ट इज टू फैसिलिटेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स मेंबर सोसाइटी। ये मतलब है किसका? केंद्रीय सोसाइटी का। क्लियर है? ये मतलब है केंद्रीय सोसाइटी का। ओके, ठीक है। सर्विस सेक्टर, ओके, सर्विस सेक्टर सोसाइटी, ये कंचन रजक जी बता रहे हैं 2020 में अमेंडेड। चलो, रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अभी पहले ही जब मैं पॉइंट बता रहा था, तो धारा 3 की मैं बात किया। धारा 3 में, धारा 3 में ध्यान रखना, धारा 3 में एजे साव के बारे में बताया, यही रजिस्ट्रार लोग हैं, ये रजिस्ट्रार है। इनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है। कौन करता है? राज्य सरकार करता है। रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। क्लियर है? कृषि फर्म सोसाइटी, कार्य नहीं है, ये पूरा कार्य की जगह फर्म कर लेना। कृषि फर्म सोसाइटी, अभी चौथा पांचवें नंबर का मैं जो सोसाइटी बताया ना, तीसरे नंबर का, 13 सोसाइटी में से एक कृषि फर्म सोसाइटी है। तो उस कृषि फर्म सोसाइटी का क्या मतलब है, किसके अंतर्गत आती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर एग्रीकल्चर सर्विस सोसाइटी। तो ये किसके, कौन कौन आता है इसके अंतर्गत? कृषि फर्म सोसाइटी। तो संयुक्त कृषि फर्म सोसाइटी, ज्वाइंट फार्मिंग सोसाइटी, सामूहिक कृषि फर्म सोसाइटी, सिंचाई सोसाइटी, इरिगेशन सोसाइटी, यानी कि ये सभी के सभी जो सोसाइटी हैं वो कृषि फर्म सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? कौन सी धारा के अंतर्गत सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत पंजीयन किया जाता है? अंडर विच सेक्शन आर सोसाइटी रजिस्टर्ड? अब देखो, ये थोड़ा कंफ्यूजन ऑप्शन जरूर है, बट मैं हम ऑप्शन के हिसाब से आंसर को लेंगे। दरअसल धारा 1, मैं लाइन से आपको धारा के बारे में बताता हूं। धारा 1, नाम पता गांव। 2, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। 3 में क्या है? रजिस्ट्रार लोग हैं, रजिस्ट्रार है एजे साव, एजे साव। 4 में सोसाइटी विच में बी रजिस्टर्ड, यानी कि वे सोसाइटी जिनका रजिस्ट्रेशन किया जाना है। सोसाइटी विच में बी रजिस्टर्ड, कौन सी सोसाइटी होंगी जिनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, वो धारा 4 में बता रहा है। तो कौन सी धारा अंतर्गत सोसाइटी को रजिस्ट्रेट किया जाता है? तो ये धारा 4 आप आंसर ले सकते हो। अदरवाइज धारा 5, ये जो 5 है, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात करता है, परिसीमित और असीमित, परिसीमित और अपरिसीमित सोसाइटी की बात करता है। क्योंकि जो सोसाइटी बनेगी उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, वो धारा 5 बताता है। धारा 6 में सोसाइटी जो बनती है उसकी शर्तें हैं,
धारा 7 में एप्लीकेशन है कि जैसे हम और आप जैसे 10-15 लोग मिलके सोसाइटी बनाना चाह रहे तो एप्लीकेशन देंगे किसको, रजिस्ट्रार को, तो वो धारा 7 में है। धारा 8 में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चन ही, कुछ केस हैं जहां पे फैसले कौन लेगा, रजिस्ट्रार लेगा। कतिपय प्रश्नों का विनिश्चय कौन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा। वो सब बातें धारा 8 में दी गई हैं। ऐसे टोटल 5 बातें हैं। उसके संबंध में फैसला कौन देगा, रजिस्ट्रार देगा कि किसी सोसाइटी का बना रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, कि उसको डिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है, कि अगर वो कोई सोसाइटी का मेंबर है उसको मेंबर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, वो सब है नहीं है, ये सब फैसले कौन लेते हैं, रजिस्ट्रार लेते हैं। धारा 8 में दिया हुआ है। धारा 9 में रजिस्ट्रार की बात की गई है। धारा 9 में रजिस्ट्रार की बात की है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। किसकी, रजिस्ट्रेशन की बात की है। धारा 10 में क्लासिफिकेशन की बात की गई है, ठीक है। तो अब क्या है, अगर धारा 9 देता ना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। अब ये धारा 9 में कौन कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये पूरा पॉइंट है। अभी उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा धारा 9 में क्या है, ठीक है। बट फिलहाल धारा 4 क्या कहता है, सोसाइटी विच में भी रजिस्टर्ड, किस प्रकार के सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। तो वहां पे बताया गया है कि ऐसी सोसाइटी भैया जो अपने अपने मेंबर्स के आर्थिक उद्देश्य की, आर्थिक हितों की पूर्ति कर सके, उन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये धारा 4 बोलता है। तो यहां पर फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से धारा 4 है, अदरवाइज आंसर ना होता। रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में शामिल है, अभी मैं बताया कि कौन से धारा में शर्तें हैं। तो रजिस्ट्रेशन की जो शर्तें हैं, रजिस्ट्रीकरण की शर्तें हैं, वो धारा 6 में शामिल है। क्या बोलता है धारा 6, तो धारा 6 में 3 बातें हैं, उनको आप याद रखना, 3 शर्त। तो कौन कौन सी शर्तें, पहला तो भैया रजिस्ट्रेशन में अकेले जाके रजिस्ट्रेशन करा दूं क्या सोसाइटी का, नहीं, कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए, कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए, क्लियर है। दूसरा, एक ही क्षेत्र के होने चाहिए, एक ही क्षेत्र के होने चाहिए। ऐसे नहीं कि युगांडा से पकड़ के, तो कोई मेरे मोटिव को नहीं समझ रहा, युगांडा से पकड़ के एक जन ला लिया। तो एक ही क्षेत्र के होने चाहिए लेकिन एक ही परिवार के नहीं होने चाहिए। वहां पे लिखा हुआ है एक ही क्षेत्र के होने चाहिए लेकिन एक ही कुटुंब के नहीं। अब बोले नहीं सर, हमारा दादा दादी वाला परिवार बहुत बड़ा है, बोले हमारे भाई पापा लोग ही 12 भाई है, बोले ठीक है, तो ऐसा नहीं, एक ही परिवार के हो गए, एक ही क्षेत्र के होने चाहिए लेकिन एक ही फैमिली के नहीं होने चाहिए, एक ही कुटुंब के नहीं होने चाहिए। और तीसरा, उसके कम से कम 33% मेंबर कौन होने चाहिए, फीमेल होने चाहिए। ये 3 शर्तें हैं, ये 3 शर्तें हैं, क्लियर है क्या। द कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन इंक्लूड, रजिस्ट्रेशन सामान्य विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दे, ये कुछ नहीं है, शर्तों में कुछ शामिल नहीं है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं शामिल है। ये 3 शर्तें, इनको आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। हम्म, ठीक है, चलो इतना क्लियर है। तो ये शर्त दिए हैं धारा 6 में, ओके। अच्छा, ये जो 33% वाला फीमेल वाला क्राइटेरिया है, अगर रजिस्ट्रार चाहे तो, कौन चाहे तो, रजिस्ट्रार चाहे तो उसमें छूट दे सकता, काहे, अरे कोई ऐसा काम करने चाहिए भैया जिसमें फीमेल इंक्लूड नहीं होना चाहिए, नहीं होना मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं होने का जरूरत नहीं है, बोले फीमेल का वहां कायम नहीं है, तो रजिस्ट्रार केस को समझेगा ना, अच्छा क्यों नहीं, अच्छा जरूरत है लेकिन मिल नहीं रही, बोले हमारे इस क्षेत्र में कोई फीमेल इंटरेस्टेड ही नहीं काम करने में, तो रजिस्ट्रार उस सब कंडीशन को देखेगा और रजिस्ट्रार छूट दे सकेगा। तो ऐसे कंडीशन में, क्राइटेरिया में कौन छूट दे सकता है, राज्य सरकार नहीं, रजिस्ट्रार छूट दे पाएगा। हर छोटे छोटे बात के लिए आप राज्य सरकार के पास नहीं पहुंचोगे, क्लियर है। अच्छा, ये सब तुक्का मारने का तरीका भी होता है कि निम्नलिखित में से ये काम कौन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा, राज्य सरकार करेगा, केंद्र सरकार करेगा, ये सब बातें होती है ना। तो समझना, यहां पर केंद्र सरकार का रोल तो बहुत कम जगह मिलेगा। क्यों, ये आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट हो सकता है हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। केंद्र सरकार का अधिनियम तो है नहीं, राज्य सरकार का अधिनियम है, तो ज्यादातर जहां पे सरकार वाली बात आएगी राज्य सरकार, और जहां पे सबसे सर्वे सर्वाधिकारी ना वो रजिस्ट्रार, तो कुछ नहीं समझ आता रजिस्ट्रार मार दिया करो। गिने चुने जगह ही राज्य सरकार आएगा, बाकी सारे जगह रजिस्ट्रार आता है, राज्य सरकार का। हाँ, तो वहां पे आप खुद अपना दिमाग लगा सकते हो, अच्छा यार एकदम बड़ा नियम कानून में बदलाव करना है तो चलो राज्य सरकार के दिशा निर्देश से हो रहा है, वो अलग बात। बाकी सब जगह कहाँ कौन आएगा, रजिस्ट्रार आएगा, ठीक है। सहकारी समिति के पंजीयन के लिए महिलाएं सदस्य संख्या के संदर्भ में सही बात क्या है, पंजीयन के समय कम से कम 33% महिला सदस्य हों। रजिस्ट्रार पर्याप्त कारणों से महिला सदस्यों की विहित संख्या में छूट दे सकती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एटलीस्ट 33% मेंबर शुड बी फीमेल, लेकिन रजिस्ट्रार उसमें क्या प्रोवाइड कर सकता है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों
सही है। ठीक है, कौन सी धारा के अंतर्गत सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की शर्तें निर्धारित हैं? धारा 6 में, धारा 6 में शर्तें हैं, धारा 6 में शर्तें हैं। ठीक है, और ये कतिपय प्रश्नों का विनिश्चय कौन करता है? सर्टेन क्वेश्चंस के वो रजिस्ट्रार करते ही दिया हुआ है। साथ में एप्लीकेशन है, साथ साथ एप्लीकेशन देंगे, कहीं देखो ना साथ साथ कहीं पिकनिक जाना है तो हाँ ते जाबे तो मैं जाऊँ, ओ जाही तो मैं जाऊँ, सहेली सहेला ढूंढ रहे हो तो कहीं भी क्या करते हैं अपन साथ जाते हैं। ठीक है, तो साथ साथ एप्लीकेशन दिए, धारा 7 में एप्लीकेशन है। ठीक है, धारा 5 में क्या है? तो धारा 5 में प से परिसीमित अपरिसीमित, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होगा सोसाइटी का वो लिमिटेड वाला होगा, अनलिमिटेड वाला होगा। छत्तीसगढ़ में सारे लिमिटेड वाला है ना। तो ये धारा 6, 7, 8 भी क्लियर है क्या? चलो, किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन किसे दिया जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बड़े सवाल, इस टाइप के सवाल रहेंगे, लेकिन मैंने बोला ज्यादातर केस में आपका आंसर क्या होगा? रजिस्ट्रार होगा। ज्यादातर केस में क्या होगा आंसर? रजिस्ट्रार होगा। क्लियर है क्या? बहुत कम, सेंट्रल गवर्नमेंट तो होगा नहीं, कलेक्टर का कोई रोल नहीं, स्टेट गवर्नमेंट या रजिस्ट्रार में कंफ्यूज हो गए। कि सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन किसे दिया जाता है? रजिस्ट्रार को दिया जाता है। कौन से धारा में मेंशन है? धारा 7 में मेंशन है। तो जितने भी 11 का बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी सोसाइटी की सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय उस किसके द्वारा दिया जाता है? किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? अभी मैं कुछ क्वेश्चंस बता ही रहा था आपको, है ना, अभी मैं कुछ पॉइंट्स बता ही रहा था। अब वहां पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। चलो पीडीएफ ही नहीं ओपन हो रहा है। हो गया। बस इसका आंसर है, सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में अंतिम फैसला कौन लेता है? रजिस्ट्रार ही लेता है। कौन लेता है? रजिस्ट्रार लेता है। ठीक है, कौन लेगा? रजिस्ट्रार। किसी सोसाइटी का बना है नहीं, धारा 8 जो मैं बता रहा था आपको कि कतिपय प्रश्नों का विनिश्चय कौन करेगा? रजिस्ट्रार ही करेगा। अब जैसे किसी, एक मेन पॉइंट याद रखना, सोसाइटी बना रहेगा नहीं रहेगा रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा, खत्म करना रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा। ठीक है, सब चीज। एक और मेन पॉइंट याद रखना, वो धारा 8 में ही दिया हुआ है। क्या पॉइंट? कि अगर ये वाद विवाद होता है कि ये कोई फलाना पर्सन सोसाइटी का मेंबर है कि नहीं है, तो उसका विनिश्चय भी कौन करेगा? उसका विनिश्चय भी रजिस्ट्रार ही करेगा। कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। क्लियर है क्या? हाँ, ये धारा 8 खुल गया। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू डिसाइड सर्टेन क्वेश्चंस वेयर इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन, यानी कि सोसाइटी के गठन के संबंध में, रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ अ सोसाइटी और द एडमिशन ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, एनी क्वेश्चन अराइजेज whether a person is an agriculturist or not, or whether any person resides in a particular area or not, or whether any person belong to any particular class or occupation or not, or such other question pertaining to the eligibility of any person to become a member of society, such question shall be decided by the registrar and his decision shall be final। ठीक है, बोले सर क्या क्या बोल दिया, नहीं समझ आया? मेरे को भी नहीं आया। ठीक है, खैर उसका शॉर्ट बताऊं, मजाक जो सपाट, सारे फैसले कौन लेगा? रजिस्ट्रार लेगा, वही उसका फैसला अंतिम होगा। यहां से एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि अगर इस संबंध में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार के फैसले से खुश नहीं है तो वो किसके पास अपील करेगा? और आपके पास ऑप्शन रहेगा राज्य सरकार। आप तुरंत राज्य सरकार टिक मार दोगे, लेकिन ये जवाब गलत हो जाएगा। क्यों भाई? और क्या और कितना खुश करे उसको? फैसले से खुश नहीं है तो हो गया, बोले उसको खुश करना थोड़ी ना हमारा काम है। बोले तो रजिस्ट्रार ही फैसला अंतिम है। ठीक है, यही थर्ड अंपायर है, और ज्यादा ही खुश करना फिर बुलाओ बोले उसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर्वे सर्वा कौन है? रजिस्ट्रार है। ये धारा 8 बोलता है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू डिसाइड सर्टेन क्वेश्चंस।
पंजीयन का रद्द किया जाना संभावित है, बहुत बढ़िया पॉइंट है ना। एक तरफ है धारा 18 और एक तरफ है धारा 18 का, ठीक है, 18 और 18 का। क्लियर है, ये पॉइंट मैं आपको बताता हूं। मैनेजमेंट का ही पार्ट है जी। चलो, पंजीयन का रद्द किया जाना संभावित है। अब सबसे पहले ना धारा 18 में क्या है उसको जान लो। धारा 18 में है रद्द करना, रद्द करने की बात की गई है धारा 18 में, और धारा 18 का में समाप्त करने की बात की गई है। तो पहला डिफरेंस तो यही है, ये रद्द है और ये समाप्त है। इसको याद करने का तकनीक है RS, जैसे ABCD करके PQRS, तो R पहले आएगा यानी कि 18 में रद्द है और S में समाप्त है। बोले सर ये दोनों वर्ड का क्या मतलब हो गया है, दोनों में डिफरेंस है, रद्द और समाप्त करना दोनों में डिफरेंस है ना। तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो समापक है। यहां पर कौन आएगा, समापक, यानी कि फाइनलाइजर। कौन आएगा, फाइनलाइजर। और अच्छा चलो ठीक है, फाइनलाइजर वगैरह को बाद में बताते हैं, पहले मैं कंडीशन बता देता हूं धारा 18 वगैरह में क्या दिया हुआ है। तो मान के चलो एक कंपनी है हीरो, एक उदाहरण दे रहा हूं, और ये होंडा, दो अलग अलग सोसाइटी है, ये दोनों मिलके एक हो गए, हीरो होंडा हो गए। ठीक है, ये दो जिसमें एक जान होगा, समझ लो। हीरो अलग कंपनी, होंडा अलग कंपनी, मान के चलो दोनों अलग सोसाइटी है, लेकिन दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि हम एक हो जाते हैं। बोले ठीक है, एक हो गए। अब ये हीरो और होंडा दोनों मिलके क्या होगा, हीरो होंडा। अब ये नया सोसाइटी बन गया। अब ये बताओ हीरो और होंडा का अस्तित्व में रहना जरूरी है कि नहीं है। तो अब इस सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो ये धारा 18 का पहला पॉइंट है। दूसरा, और किस कंडीशन में रद्द कर सकते हैं, ये हीरो होंडा था, ये बोले अब अलग हो जाते हैं। बोले अब हीरो और होंडा दो अलग अलग बन गए। ठीक है भाई, दोनों अलग अलग काम करते हैं। अभी वैसे ही हीरो की अलग कंपनी है, होंडा की अलग कंपनी है। बोले ऐसी एक सोसाइटी दो अलग अलग सोसाइटी में बढ़ जाए, तो भाई ये नई सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन अलग हो जाएगा, इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन अलग हो जाएगा। तो अब इसका कोई मतलब है क्या, नहीं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तीसरा, जैसे भैया एक ने दूसरे को पूरा सब चीज सामान बेच दिया है ना, अपने सारे एसेट्स लाइबिलिटी बेच दिए, सारे एसेट्स लाइबिलिटी नहीं चला पा रहा एक सोसाइटी, बोले तुम रख लो। तो अब ये नया नाम रहेगा, ये नए ओनर्स रहेंगे, नए मेंबर्स रहेंगे, तो एक सोसाइटी अब दूसरे सोसाइटी को एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दे, तो उस केस में भी पुराने नया वाले का तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पुराना वाला भी चलेगा क्या साथ साथ में, नहीं, इसको भी रद्द करना पड़ता है। तो ये रद्द करने की कंडीशन है। क्लियर है, ये रद्द करने की कंडीशन है। तो रद्द किस किस केस में होता है, ये तीन केस बता दिया। अब आते हैं समाप्त के केस में। तो समापन कौन से केस में, तो पहला केस कि अगर कोई सोसाइटी है जिस उद्देश्य के लिए बनी थी वो उद्देश्य पूर्ति हो गई। आपका पढ़ने का क्या उद्देश्य है, मेरा पढ़ने का उद्देश्य है, बोले सर 5 जुलाई को एग्जाम निकल जाए, दैट्स इट, 5 जुलाई का एग्जाम निकल जाए, दैट्स इट। ठीक है, तो आप क्या 5 जुलाई की एग्जाम निकल गया, एग्जाम दिला दिए, हो गया, उसके बाद भी पढ़ते रहोगे कि नहीं। तो बस वैसे ही जिस जो सोसाइटी जिस उद्देश्य के लिए बनी, अगर उद्देश्य पूर्ति हो गई है तो सोसाइटी को अब रद्द वाला वर्ड यूज नहीं करोगे, अब वर्ड यूज करोगे समाप्त करना, तो उसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो भी उसको समाप्त किया जा सकता है। अरे उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पा रहा है, बोले अब बोले नहीं पढ़े। अभी कुछ लोग सवाल कर रहे हैं सर ये वाला थ्योरी डला हुआ है क्या, इतना दिन हो गया क्लास डले, अब उसको पढ़े ही नहीं हो, अब क्या आपसे उम्मीद करूं मैं एग्जाम निकले। सर ये वाला ये थ्योरी डल गया क्या सहकारिता, अभी ये सवाल कर रहे हो मेरे से। तो जब पूरा MCQ पढ़ना चाहिए, जब सब चीज खत्म कर डालना चाहिए, तभी ये पूछ रहे हो सर ये वाला PDF डल गया, देखे नहीं हो आप, बताओ कोर्स में शुरू से जुड़े हो आप। तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे तो भी इसको समाप्त किया सकता है। दूसरा, वो झूठ बोलकर रजिस्ट्रेशन किया है, झूठ बोलकर रजिस्ट्रेशन किया है तो भी उसके रजिस्ट्रेशन को समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है, झूठ बोल के मतलब 10 मेंबर थे ही नहीं, उसने झूठ बोल दिया, एक ही फैमिली के थे, सब झूठ बोल दिया, नहीं नहीं अलग अलग है बोले सब लोग, इस तरीके। तो वो समाप्त वाला। फिलहाल पंजीयन रजिस्ट्रेशन का रद्द किया जाना संबंधित है कौन से, तो रद्द वाला कौन सा होगा, धारा 18 होगा, सेक्शन 18 ना कि 18 का। क्लियर है। सहकारी समिति का प्रबंधन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की कौन सी अध्याय से संबंधित है, प्रबंधन, प से प्रबंधन, प से 5 करके याद किया, अध्याय 5। ठीक है, तो वो पूरा याद रख लेना। पहला वाला प्रारंभिक प्रीलिमिनरी, दूसरा तीसरा चौथा RMD गुटका वाला RMD रजिस्ट्रेशन, मेंबर ड्यूटीज, प से 5, प से प्रबंधन मैनेजमेंट। ठीक है, 5 का भी है अल्पकालीन वाला, उसको याद रखना है। 6 में ऑडिट है, अंकेक्षण है। 7 में डिस्प्यूट है, वाद विवाद है। 8 में क्या है, वो 8 धारा से मत कंफ्यूज करना है ना,
धारा से मत करना, जैसे चैप्टर पहले वाला चैप्टर प्रारंभिक है, उधर पहला वाला चैप्टर नाम पता गांव है, दूसरा रजिस्ट्रेशन है, उसमें डेफिनेशन है, तीसरा ये चैप्टर वाले की बात करें तो मेंबर्स की बात कर रहा है, वहां धारा में रजिस्ट्रार की बात कर रहा है, ये चार जहाँ पे ड्यूटीज की बात कर रहा है ये अध्याय है, और जो चैप्टर वाला है सोसाइटी बीच में भी रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं, वैसे ही सब ध्यान रखना है ना। ये शर्तें हैं, धारा 6 में शर्तें हैं, चैप्टर 6 में अध्याय 6 में ऑडिट है, धारा 7 में एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार है, चैप्टर 7 में अध्याय 7 में क्या है, डिस्प्यूट है, वाद विवाद है, 8 में उधर क्या है, सर्टेन क्वेश्चन वाला जो रजिस्ट्रार फैसला करेगा, और चैप्टर 8 में क्या है, लिक्विडेशन है जो आपका काम का नहीं है, मतलब इस आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं थ्योरी वाला तो डलवा दिया था ताकि काम बन जाए। अब चैप्टर 9 में नो ऑफेंस करके देखे थे, ऑफेंस और पेनल्टी, शास्ति एवं दंड। 10 वाला क्या है, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल यानी कि ट्रिब्यूनल को ट्रिब्यूनल ही बोले तो ज्यादा अच्छा है, प्राधिकरण अधिकरण। और 11 वाला क्या है, मिसलेनियस है, प्रकीर्ण, प्रकीर्ण। क्लियर। कोई सोसाइटी अपना नाम में बदलाव कौन सी धारा के अंतर्गत कर सकती है, बहुत अच्छा पॉइंट है भैया। एक गाना था, दिल की सुर्ख दीवारों पर नाम है तेरा तेरा, हिमेश रेशमिया में बहुत बड़ा फैन था मैं, ठीक है। चलो, तो दिल की सुर्ख दीवारों पर नाम है तेरा तेरा, तो नाम वाला याद रखना धारा 13 में है, ठीक है। धारा 14 में प्रमाणीकरण है। बोले सर इसका भी ट्रिक बता दो, इसका ट्रिक थोड़ा घातक है, ठीक है, इसलिए नहीं बता रहा, नहीं तो यही याद रहेगा, धारा 14 याद रह जाएगा और कुछ याद नहीं रहेगा। कोई सोसाइटी अपना नाम में, जैसे वो एक मूवी था कौन सा, गजनी, उसको सिर्फ क्या याद था, कल्पना, कल्पना व स्किल से, ठीक है। तो वैसे कुछ ट्रिक ऐसे घातक होते हैं कि फिर वही याद रह जाता है। तो खैर धारा 13 है, कौन सी धारा के अंतर्गत सोसाइटी अपना नाम बदल सकती है, धारा 13 में। लेकिन इसमें 3 बातें हैं, देखो याद रखना 3 बात। पहली बात क्या, क्या नाम बदला जा सकता है, जी बिल्कुल नाम बदल सकते हो। योगेंद्र साहू है, मन नहीं, मेरा नाम पहले इलेंद्र था, इलेंद्र साहू, तो लड़कियां इलू इलू चिढ़ाती थी, तो इलू से फिर वो कर दिया, बोले चेंज, मजा नहीं आ रहा, बोले इलू इलू बोलते रहे, तो फिर योगेंद्र के हैं नाम, ठीक है, योगेंद्र साहू। तो नाम बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन नाम चेंज होने से क्या मेरी लाइबिलिटी चेंज हो जाएगी, हो जाएगी क्या, नहीं होगी। तो भैया कोई लाइबिलिटी नहीं बदलती, मेंबर्स की लाइबिलिटी, सोसाइटी के मेंबर्स की लाइबिलिटी वैसी की वैसी रहती है ना। और तीसरा ध्यान रखना, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी चल रहा है कि सोसाइटी में, तो नाम बदल जाने के जैसे ऐसा नहीं कि चेंज हो गया। रिलायंस कंपनी पे कोई केस चल रहा है, रिलायंस ने नाम दूसरा रख लिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अब उसके ऊपर केस नहीं चलेगा, लीगल प्रोसीडिंग सेम वैसे ही चलेंगी, ठीक है। तो धारा 13 के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। 16 सही कथन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन से कथन सही है, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के। अब देखो ये कौन से कथन सही है, इस क्वेश्चन को मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। और घातक है, चलो ठीक है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा अमेंडमेंट है ना। अब मैं आपको डायरेक्ट ये बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट में सेक्शन 9 पढ़ के बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन है ना। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट अ सोसाइटी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन, सुनना ध्यान से, ऐसा नहीं कि मैं बड़बड़ा रहा हूँ, ठीक है, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी सुनो। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट अ सोसाइटी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, if the society has complied with the provision of his act and the rules, and that its proposed bylaws are not contrary to this act or the rules। समझना बात को, ये धारा 9 में सबसे पहली बात, ये धारा 9 अरे बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 9 इसमें बताता हूं। धारा 9 जो है वीवीआईएमपी है, धारा 9। तो धारा 9 में पहली बात क्या बताई जा रही है आपको, अगर अगर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को कोई सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रही है वो फॉलो की है रूल्स रेगुलेशन को, ठीक है। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट अ सोसाइटी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो की हुई है, एंड दैट इट्स प्रोपोज्ड बाईलॉज आर नॉट कॉन्ट्ररी टू दिस एक्ट, और इसके जो उप विधियां हैं, बाईलॉज हैं, उप विधियां हैं, बाईलॉज हैं, इसके जो बाईलॉज हैं वो इस एक्ट के कॉन्ट्ररी नहीं है, ये दो बातें लिखी गई हैं।
then he may register the society and its bylaws with such modification as he may consider necessary. तो जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्री कर देगा, जैसे जमीन की रजिस्ट्री होती है ना, तो वैसे रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कर देगा। ये दो कंडीशन बताया धारा 9 में, सबसे पहला जो सब क्लॉज है वो यही बताया। लेकिन अगर उसको कुछ लगता है कि बाईलॉज में चेंज करना तो वो भी कर देगा, ही में कंसिडर नेसेसरी है, उसको जरूरत लग रहा है तो। Provided that no society shall be registered if in the opinion of the registrar it is likely to be economically unsound or is likely to have an adverse effect upon the society। तो कौन से केस में रजिस्ट्री हो जाएगा, तो दो केस में रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है और उसके बाईलॉज उसको कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा कौन से केस में रजिस्ट्री नहीं होगा, तो दो केस वहां पे भी बताया है, ये सब धारा 9 के उपधारा 1 में है। पहला कंडीशन, अगर आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, सोसाइटी इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, लग रहा है कि भैया अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएगी, पैसा ही नहीं इसके पास बोले। और दूसरा एक सोसाइटी खुलने से दूसरे सोसाइटी को प्रभाव पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट, प्रतिकूल प्रभाव बोलते हैं इसको, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव। एक सोसाइटी के खुलने से दूसरे सोसाइटी के प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दो दो जगह सेंटर डालने के लिए गया, वहां बहुत प्रयास किया कि भैया यहाँ योगेंद्र साहू मत आए, वो मकान मालिक को बता रहा है, अरे वो ठीक नहीं है, पैसा नहीं देता है। खैर, तो क्योंकि मालूम था कि योगेंद्र साहू क्लासेस वहां जिस दिन खुल गया वहां दिक्कत होगी भाई, बाकी स्टूडेंट्स बाकी कोचिंग सेंटर वाले को दिक्कत होगी। तो वैसे ही एक सोसाइटी खुलने से दूसरी सोसाइटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसे केस में रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्री करने से मना कर सकता। तो ये दो केस ये हो गया, क्लियर है क्या? अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट बोलता है वेयर द रजिस्ट्रार रेफ्यूजेस टू रजिस्टर सोसाइटी और इट्स बाई लॉज। अगर वो मना कर रहा है, ये इस केस में मना कर सकता है, ठीक है। अगर मना किया तो रीजन बताएगा, वही बोल रहा है वेयर द रजिस्ट्रार रेफ्यूजेस टू रजिस्टर सोसाइटी और इट्स बाई लॉज ही शैल कम्युनिकेट द ऑर्डर ऑफ रेफ्यूजल टुगेदर विथ रीजन देयरफॉर टू द फर्स्ट सिग्नेटरी ऑफ द एप्लीकेशन। मना किया तो उसको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों मना कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि नहीं एप्लीकेशन लाया नहीं, रिजेक्ट, तो क्यों रिजेक्ट किया, क्यों मना कर रहा है रजिस्ट्री करने से, उसको बताएगा। और किसको बताएगा? 10 मेंबर आए तो 10 के 10 लोग को खोज खाज के बताएगा नहीं, जो पहला सिग्नेटरी रहेगा वो बात। तो ये सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है ना। अब तीसरी बात, द रजिस्ट्रार शैल टेक अ डिसीजन विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। इसके आगे का लंबा चौड़ा इसको नहीं पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहीं से कंक्लूजन, अभी भी सोसाइटी वाले एक्ट में क्या लिखा हुआ है, 90 दिन के अंतर्गत रजिस्ट्रार हाँ नहीं बोलता है। हाँ नहीं कितने दिन के अंदर बोलेगा? 90 दिन। अब मैं बता रहा हूं, 90 दिन प्लस 15 दिन प्लस 2 महीना, ये प्रावधान है। तो रजिस्ट्रार जो है कितने दिन के अंतर्गत करेगा? 90 दिन के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये 90 दिन हो जाता है। आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के भीतर निर्णय करेगा। लेकिन यहीं पर 2020 में ना अमेंडमेंट हो गया, अक्टूबर 2020 से क्या हो गया, ये 90-45 हो गया। बस इस बात को आप याद रख लेंगे, है ना। किसी किताब में आप एमसीक्यूज देखे भी होंगे तो सबको थोड़ा अपडेट कर लेना आप। अब ये 90 + 15 + 2 माह क्या है, इसको मैं बता देता हूँ, समझना बात को। मैं एप्लीकेशन लेके गया, मैं एप्लीकेशन लेके किसके पास चले गया? एक रजिस्ट्रार के पास चले गया, जो ज्वाइंट रजिस्ट्रार है। ज्वाइंट रजिस्ट्रार भी तो रजिस्ट्रार की श्रेणी में आता है। मैं इसके पास चले गया, इसके लोग पास, कि मेरा सोसाइटी रजिस्टर कर दो, ये देख लेके आया। बोले 10-15 लोग, बोला ठीक है। तो कितने दिन में फैसला लेगा? 90 नहीं, अब 45 हो गया। तो 45 दिन के अंदर वो मेरे को बताएगा हाँ नहीं। और 45 दिन के अंदर फैसला नहीं ले पा रहा है, तो क्या करेगा? तो उसको और 15 दिन का टाइम मिलेगा। 15 दिन में क्या करेगा? 15 दिन के अंदर, जहां से 45 दिन खत्म हो वहां से 15 दिन के अंदर अपने उच्च अधिकारी को भेजेगा। उच्च अधिकारी मतलब क्या? जैसे ज्वाइंट रजिस्ट्रार के केस में उसके ऊपर अधिकारी कौन है? एजे 100 पढ़े थे, याद है? एजे 100। तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार के ऊपर कौन है? एजे, ए मतलब एडिशनल रजिस्ट्रार है। तो ये अपर रजिस्ट्रार को पूछेगा भैया तुम ही बता दो, बोले तुम ही बता दो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एडिशनल रजिस्ट्रार के पास जा रहा था तो अपर रजिस्ट्रार, तो उस केस में राज्य सरकार, अब डायरेक्ट आप राज्य सरकार के पास तो नहीं जा सकते, तो अगर एडिशनल रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रार है तो उस केस में राज्य सरकार के पास वो भेजेगा 15 दिन के अंदर। फिर जो भी ऊपर के अधिकारी के पास भेजेगा वो 2 महीने का फैसला, 2 महीने के अंदर फैसला लेगा कि क्या करना है। जैसे मेरे केस में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास गया था, तो उसके बाद वो एआर के पास चले जाएगा और वो फैसला लेगा कि हाँ भैया इसको पास करना है नहीं करना है, मतलब पास करना मतलब सोसाइटी को रजिस्टर करना है कि नहीं करना है, ऐसे केस में। बोले सर इसमें भी नहीं किया, तो अगर इतने में भी नहीं हुआ तो फिर उसको माना जाएगा कि रजिस्टर्ड हो गया, डीम्ड टू बी रजिस्टर, ये मान लिया जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, ये एक्सप्लेनेशन के साथ मजा आया क्या बताओ?
कुछ क्वेश्चन में क्वेरी थी, देख लूंगा एक बार। अच्छा, एक स्टूडेंट ने बकायदा क्वेश्चन नंबर डाल दिया तो मेरे को ईज़ी हो गया। ठीक है राहुल जैन, एक क्वेश्चन ने भेजा हुआ है, सर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे आपके टेस्ट सीरीज के, इसका न्यूमेरिकल्स है, मेरे को एक्सप्लेन कर दो। तो वैसे भी मैं किया था, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर डाल दिए तो मुझे आसानी हो गई। तो मैं उसको बना के डाल दूंगा, ठीक है। जो जो क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसको बना के कोशिश करूंगा जितना हो सके डाल दें, ठीक है। वो क्वेश्चन को छोड़ देना, अब अपडेट करके ये बता देना। अब ये 90 रजिस्ट्रेशन की आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन के अंदर निर्णय लेगा। ये 90 छोड़ दो, 45 दिन के अंदर नहीं लेगा। निर्णय कहाँ लेगा 45 दिन के अंदर? आओ, 45 + 15 60 का है कर रहे हो। वो 15 दिन क्या चीज के लिए बताओ? वो निर्णय लेने के लिए नहीं, ऊपर भेजने के लिए हो 15 दिन। वो निर्णय लेगा 45 दिन में, ठीक है। यदि उच्च अधिकारी या राज्य सरकार 2 महीने के भीतर आवेदन का निपटारा करने में सफल रहती है तो सोसाइटी में उसकी विधियां पंजीकृत मानी जाएंगी। वैसे ये बातें सही हैं, बस ये 90 की जगह 45 दिन कर लोगे ना तो ये पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। यदि रजिस्ट्रार 90 की जगह 45 दिन करना, 45 दिन में निर्णय लेता तो अगले 15 दिन के भीतर मामला उच्च अधिकारी राज्य सरकार को भेजेगा। ये ऑल ऑफ दबो सही है, बस 90 की जगह 45 दिन कर लोगे, ऑल ऑफ दबो आंसर सही हो जाएगा। वो 45 + 15 वाला कंसेप्ट मत करो, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो नया वाला लोगे जी। टेस्ट सीरीज कर लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। कोर्स में तो मैं करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज भी आप 1500 MCQs कर लीजिएगा। क्लियर है क्या? चलो, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और भी मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा वीडियोस। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना।